हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने रैंक बूस्टर पावर सिस्टम की सीरीज में जो पिछले लेक्चर तक हमने न्यूमेरिकल करे वही हमारे लिए गेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो बस सर, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर ये क्यों लेक्चर पढ़ा रहे हो आप, है ना? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वह सिचुएशन में अगर डबल सर्किट लाइन और बंडल कंडक्टर से न्यूमेरिकल आ गया तो क्या करेंगे हम। तो कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बट उनको भी पता है, पेपर सेट करने वालों को भी हो सकता है वो इजी कैलकुलेशन के साथ में यहां से क्वेश्चन दे दे। बहुत फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन है नहीं, बहुत सालों से क्वेश्चन आया नहीं है यहां से, बट किसी दिन आ गया तो, और वो हमारा एग्जाम, हमारी किस्मत इतनी खराब रही तो, है ना? एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए हम लोग एक बार देख लेंगे, लेकिन इतना पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और सही, है ना? तो इस लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल आपको डबल सर्किट के ऊपर करवा देता हूं और एक मैं बंडल कंडक्टर के ऊपर करा देता हूं। ठीक है, और निश्चिंत रहिए, कैपेसिटेंस में इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इंडक्टेंस में आपने सीखा है कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे कैपेसिटेंस में लगेंगे, सिर्फ आपको डिफरेंस पता करवाना है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना बनता है, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके सीरीज पढ़ा रहा हूं कि भाई आप टॉप 100 के स्टूडेंट हैं, है ना? क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा फुल कोर्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 3-phase डबल सर्किट लाइन इज शोन इन द फिगर। द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 2 सेंटीमीटर। इट इज अ डायमीटर, नॉट रेडियस, है ना? ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि कई बार हम लोग रेडियस लिखते लिखते डायमीटर को ही रेडियस मान लेते हैं और कैलकुलेशन एरर हो जाती है। द लाइन इज ट्रांसपोज्ड एंड कैरीज अ बैलेंस लोड। देखिए, आपके यूजी सिलेबस में सब के सब लाइंस जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइन है। ठीक है, ट्रांसपोज्ड लाइन है। अनट्रांसपोज्ड अगर लाइन होगी उसके डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे बुक्स में, बट आपके गेट के सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज्ड लाइन के ही डेरिवेशंस और क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, एंड कैरीज अ बैलेंस लोड, देन द इंडक्टेंस पर फेज आपको निकालना है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको अप्रोच बता देता हूं, है ना? कैलकुलेशन तो बहुत ही अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच बताना है। देखिए, यहां पर ए फेस, बी फेस, सी फेस, एक लाइन के एक सर्किट का, और सिमिलर एक सर्किट और दे रखा है, ए फेस, बी फेस और सी फेस। अब देखो हम क्या करते हैं, आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो ए फेज है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेजेस है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 फेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 3 फेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि जो हमारा जो 3 फेज 6 में से 3 बनेंगे तो 2-2 की जोड़ी बनानी पड़ेगी हमें, है ना? 6 फेज है तो 3 फेज बनाना है, तो 2-2 की जोड़ी बनेगी। तो वो दोनों जो जोड़ीदार है, वो जो दोनों कंडक्टर जो जोड़ीदार है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जीएमआर ज्यादा रहेगा, और जीएमआर ज्यादा रहा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ए का जोड़ीदार ए डैश, जो कि यहां पे कर दिया हमने, तो इन कंडक्टर से थोड़ी देर के लिए इन दोनों का ग्रुप एक बना देंगे। तो ये यहां से करंट अगर जाता है, देखना कलर के हिसाब से देखेंगे, इन दोनों ए और ए डैश को, इन दोनों को मिला के, इन दोनों फेज को मिला के हम लोग एक फेज अगर ट्रीट करते हैं, एक्चुअल में एक फेज नहीं है, एक्चुअल में 6 अलग अलग फेजेस है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम इनको ट्रीट कर रहे हैं, इस ए को और इस ए डैश को एक फेज कंसिडर करके चल रहे हैं, और दोनों से करंट निकलता हुआ है। तो ये वापस कहां पे आएगा, तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, हम इस तरीके से जोड़ी बना देते हैं। कैसे जोड़ी बना देते हैं कि ए और बी के बीच में, ए से लगा के, ए से जब जा रहा है करंट तो कलेक्ट काय पे होगा, बी पे होगा, बी से निकलेगा तो काय पे कलेक्ट होगा, सी पे निकलेगा, और सी से निकलेगा तो काय पे कलेक्ट हो जाएगा, ए पे निकलेगा। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं, अलग अलग थोड़ा सा कर देते हैं इनको ताकि एनालिसिस आसान हो। और ए और बी के बीच में, ए फेस और बी फेस के बीच में अगर हमें म्यूचुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ी तो इसको हम DM1 बोल देंगे, इसको DM2 बोल देंगे बी और सी के बीच में, और सी और ए के बीच में DM3 बोल देंगे, ताकि थोड़ा सा इजी बन सके। ठीक है, चलो, तो ए से निकला तो रिटर्न पाथ काय पे आएगा, बी पे रिटर्न हो जाएगा, बी पे रिटर्न हो जाएगा, है ना? एरो का ध्यान रखना। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं हम, और येलो कलर ले लेते हैं एक। अब बी से निकलेगा, बी से निकला तो बी और बी डैश से निकला, ठीक है, और वापस काय पे रिटर्न होगा, सी पे रिटर्न हो जाएगा, सी पे आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया, सी पे रिटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं, और ये येलो कलर ले लिया, एक और कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा हटके ले लेते हैं, ग्रीन कलर तो सिमिलर टाइप हो जाएगा, थोड़ा सा वॉयलेट कलर ले लेते हैं, है ना? सी से है
तो सी और सी डैश से निकला तो ए पे रिटर्न हो जाएगा, ए पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हो? चलो ये समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, अब देखो आप देखोगे ए और ए फेस को हमने देखो इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा, इसको भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, बट और कोई चारा नहीं था तो इसका मैक्सिमम तो यही बन सकता था हमें। ठीक है, तो इसी वजह से इसका अपोजिट ए डैश बी डैश सी डैश इस तरीके से करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ए यहां पे क्यों नहीं कर सकते, ऐसा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलोगे, हम जीएमआर को इंक्रीज करने के लिए चाहते हैं कि सेम जो दो कंडक्टर पर फेस हम लोग डिजाइन जो कर रहे हैं, जो ट्रीट कर रहे हैं, है ना, एक्चुअल में तो अलग अलग है बट हम ट्रीट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा डीएस की बात करें, चलो पहले वो बना लेते हैं हम लोग, पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं। अगर हमें डीएस फाइंड आउट करना है तो डीएस क्या होगा, देखिएगा डीएस मतलब क्या होता है, देखो डीएस मतलब होता है कि सेम करंट कैरी कर रहे, ऐसे कंडक्टर जो सेम करंट को कैरी कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं ए और ए डैश को देखूं तो देखो इनके डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, सेम करंट डायरेक्शन कैरी कर रहे हैं, है ना। देखो ये जाता हुआ ये भी जाता हुआ, अगर ये करंट को भी एज्यूम करेंगे तो आता हुआ। इसका मतलब है कि ए और ए डैश के बीच में सेम करंट कैरी हो रहा है, इस वजह से एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बी और बी डैश के बीच में सेम करंट कैरी कर रहा है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, सेम करंट नहीं, अमाउंट ऑफ करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। सी और सी डैश के बीच में, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ये आपका DS1 DS2 और DS3, है ना, या फिर ए बी सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी नोटेशन ले सकते हो। तो डीएस फाइंड आउट करेंगे अलग अलग। अच्छा अब आप बोलोगे सर जब अलग अलग फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नेट भी तो बनेगा। तो नेट हम लोग क्या कर देंगे, जब आपका ओवरऑल डीएम लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ DM1 DM2 और DM3। और सिमिलरली यहां पे DS कितना हो जाएगा, DS1 DS2 और DS3। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद इंडक्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ा तो इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है अगर, तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस L इक्वल टू पर फेस फाइंड होता है 2 × 10⁻⁷ ln DM डिवाइडेड बाय DS, DM डिवाइडेड बाय DS। और इस तरीके से हेनरी पर मीटर, और क्या पूछा आपसे, इंडक्टेंस पर फेस पूछा है तो हेनरी पर मीटर में ही निकाल देना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या बता दिया आपको, पूरी प्लानिंग बता दी है। अब इस प्लानिंग को थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। वैसे आप में से सभी लोगों को ये चीज पता भी होगी। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस साइड में ले गया हूं, है ना, इसको इधर की साइड ले जाते हैं। पहले डीएम कैलकुलेट करेंगे, डीएम को कैलकुलेट करेंगे, DM1 को ध्यान से देखना है ना, एक सीख जाओगे तो बाकी सब आ जाएगा, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं, DM1 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो DM1 का मतलब क्या है कि अपोजिट करंट कैरी कर रहे हैं, अपोजिट करंट कैरी करने वाले कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे अपोजिट करंट कैरी करने वाले किस किस के बीच में, क्योंकि DM1 किसके इसमें डिफाइन किया हम लोगों ने, A और B के बीच में, A और B के बीच में। तो बाकी फेजेस नहीं देखना है, सिर्फ आपको A और B फेज देखना है। ठीक है, अब देखो A पे खड़े रहो, A पे आप जब खड़े हैं तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, A और B का ही देखना है ना, A और B का ही देखना, मतलब A से आप B देखोगे, B डैश देख सकते हो और A डैश देख सकते हो, है ना। आपको सिर्फ A और B के बीच में ही नजर गड़ाए रखना है। तो जब आप A के ऊपर बैठे तो आपको B भी नजर आ रहा है, A डैश भी नजर आ रहा है और B डैश भी नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर हमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है, इसका मतलब A से देखोगे, है ना, A फेज देख रहे हो तो A से B को देखोगे तो क्या नजर, A से A को देखोगे तो उसमें क्या नजर आएगा कि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है सर, है ना, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। मतलब ये वाला कलर पकड़ लो, ये वाला कलर, है ना, कलर भी मैं देख लेता हूं, वही कलर देखेंगे हम लोग। चलो इस वाले कलर से हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला कलर। ठीक है, तो इस कलर में सेम डायरेक्शन है नहीं, हमें अपोजिट देखना है। तो A से B अपोजिट है, बिल्कुल है। इस सेम कलर देखना है ना, A से B और B डैश अपोजिट करंट नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि A के ऊपर जब बैठोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा D से A से DAB DAB डैश। अब उसके बाद एक बार यहां बैठ गए, दूसरी बार कहां बैठ जाओगे आप, A डैश के ऊपर बैठ जाओगे, है ना, वहां पर भी बैठना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा A डैश B और
हम ये बोल सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब हम लोग ऐसा चाहें तो और उल्टा भी कर सकते हैं कि ए के ऊपर बैठ के या बी के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, बट उसका मतलब तो उतना ही आएगा, सेम 4 कैलकुलेशन और आ जाएगी, बट उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही कर दो 1 2 3 4, तो ये हमारा 4th रूट बन जाएगा। अब ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, कौन सी, ए से 2 मीटर है ना। फिर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये डिस्टेंस आपकी 6 मीटर है, तो ये वाला आप ट्रायंगल बना के ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, पाइथागोरस लगा के तो ये डिस्टेंस सारे कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करें, मैं वापस डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा यहाँ पे। अब DM2 की बात करते हैं। DM2 किसके बीच में, हमारा DM2 है B और C के बीच में, DM2। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, B और C के बीच में, तो अब B के ऊपर बैठो, B के ऊपर बैठ के हम देखेंगे, B और C को ही देखना है ना, तो B से किसको देखोगे, B डैश को, तो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है। उसके बाद किसको देखोगे, B से C में देखना, तो B से C डैश, फिर B डैश के ऊपर बैठोगे तो B डैश C डैश और B डैश C आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, D BC B C डैश B डैश C और B डैश C डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th रूट, ये हो जाएगा DM2 कैलकुलेट। सिमिलरली अगर हम लोग DM3 देखें तो कौन सा कलर लिया हमने DM3 के लिए, वॉयलेट कलर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा DM3, किसके बीच में है DM3, यहां पे C पे बैठोगे तो देखोगे। अब आप बोलोगे सर जैसा हमने A के ऊपर बैठ के किया था, A से लगा के B, तो यहां पे C से A है हमारा, है ना, तो ऐसा मत कर लेना, एक बार डिस्टेंस एक बार देख लेना है ना, उसके बाद ही सेम लिखना, नहीं तो लिख दिया कि सर ऊपर का जो किया था वही नीचे का आ जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। A से हमने B के डिस्टेंसेस देखे थे, राइट, अब हमें किसका देखना है, C से A का डिस्टेंस देखना है, C से A, तो C से क्या बोल सकते हैं A डैश, और फिर हम किस पे बैठेंगे, C डैश पे बैठेंगे, तो इसका मतलब किसके बीच में है, DM3 C से A के बीच में है, तो यहां से हो जाएगा D C A डैश, D C डैश A और D C डैश A डैश। ठीक है, राइट, इन तीनों में से 2 कैलकुलेशन रिपीट कर जाती है, बाकी आपको क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाए कौन सी कैलकुलेशन क्या होती है, बट अभी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन जरूर नहीं ऐसे फिक्स हो सकता है इधर भी हो जाए, इधर भी कर सकते हैं, ऐसे प्लेसिंग हमने फुल कोर्स में बहुत अलग अलग तरीके के डबल सर्किट लाइन की स्टडी करी है। ठीक है, तो बहुत आसान दिखने वाला है। चलो अब इनके सबके कैलकुलेशन में लिख दूंगा, है ना, सबके कैलकुलेशन करके मैं लिख दूंगा ताकि आपको अपना आंसर मैच करना रहेगा। तो इस तरीके से DM1 DM2 DM3 आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे तीनों रख देना, फिर क्यूबिक रूट ले लेना, ये भी हमारा 4th रूट है, 4 डिस्टेंस है तो, है ना, यहाँ पे ले लोगे तो ओवरऑल DM आ जाएगा। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है DS, मतलब GMR फाइंड आउट करना है। GMR का मतलब है, DS का मतलब है कि सेम करंट डायरेक्शन कैरी करने वाले कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे तो ये देखो A और A डैश, इनके बीच का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो देखो यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो ये हो जाएगा हमारा DS1 किसके बीच में, A और A डैश के बीच में, तो या तो ऐसा लिख दूं मैं DAA खुद का खुद में, है ना, खुद का खुद में DAA डैश, फिर DA डैश A डैश भी कर सकते हैं और DA डैश A भी कर सकते हैं, तो 4th रूट, या फिर इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसका खुद का खुद में और फिर यहां का डिस्टेंस, फिर इसका खुद का खुद में और यहां का डिस्टेंस, तो ये तो क्या रहेगा, ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे, और DAA क्या है, DAA, और हम बोल सकते हैं DA डैश A डैश, ये खुद का खुद में का मतलब है कि यहां पर 0. वही इफेक्टिव रेडियस 0.7788 R, है ना, डायमीटर को रेडियस में चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहां पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों की सेम कैलकुलेशन आएगी, तो 4th रूट की जगह एक बार एक ही लिख लो और रूट कम कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, है ना, तो ये तो अपना दिमाग चला सकते हो आप अपना। चलो, तो इस तरीके से आपका DS1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे DS2 फाइंड आउट करना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, DS2 B के बीच में D B डैश D B डैश B डैश D B डैश B, है ना, 4th रूट। अगेन इसको क्या कर सकते हो, क्यूबिक रूट, BB और B डैश ये क्या वैल्यू होती है, 0.7788 R, तो ये इस तरीके से आप DS2 फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली आप DS3 अगर देखेंगे तो DS3 किसके बीच में, C और C के बीच में,
डी सी सी डी सी सी डैश डी सी डैश सी डी सी डैश सी डैश। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्थ रूट कर लेना, तो ये भी आपका आ जाएगा DS3, है ना। फोर्थ रूट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो रूट कम हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, DS1 DS2 DS3 फाइंड आउट कर लिया। यहां पे इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, है ना, और यहां पे सारी कैलकुलेशन में 1 by 1 लिख देता हूं, है ना, डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, फिर आप चेक कर लेना। तो मैंने यहां पे सारी की सारी कैलकुलेशन लिख दी आपके लिए। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा बहुत मेरा भी एरर हो सकता है ना, मेरी भी कैलकुलेशन एरर वाली हो सकती है, बट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने लिख दी है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अच्छा, कुछ डिजिट का वेरिएशन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस होती है 8 डिजिट पॉइंट से डेसिमल से 8 डिजिट तक कैलकुलेटर डायरेक्ट ले लेता है, इस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में रेंज थोड़ी है ना ठीक ठाक दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से यहां पे देखो DM1 DM2 DM3, तो देखो मैंने बताया था 2 कैलकुलेशन सेम आती है, DM1 और DM2 की कैलकुलेशन क्या हो गई, सेम हो गई। देन DM3 और तीनों को यहां रखा, क्यूबिक रूट किया, तो इस तरीके से। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, खासकर DS फाइंड करते टाइम पे कि ये जो 0.7788 आ रहे, तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करना और सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि बाकी डिस्टेंसेस मीटर में, तो मीटर में कोशिश करना चेंज कर लो। तो DS1 DS2 DS3 तीनों हमने फाइंड किया, फिर यहां रखा, तो ये ओवरऑल हमारा क्यूबिक रूट जो आएगा, यहाँ पे क्यूबिक रूट लगा लेना, नॉट स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट। तो DM और DS की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे, देन मिली हेनरी पर किलोमीटर में चेंज कर लेना। ठीक है, मिली हेनरी पर किलोमीटर 10⁻⁻7 को एक डिजिट इधर कर देना, देन मिली हेनरी पर किलोमीटर में चेंज कर लेना, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि डबल सर्किट लाइन में देखो कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, बट हाँ ये चीजें अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि हर बुक में हर किताब में राइटर का अलग तरीका होता है करने का, इस तरीके की कैलकुलेशन हो सकता है आपने और डिफरेंट तरीके से भी देखी हो, बट वरी होने की जरूरत नहीं है, सारा चीज एक ही जगह पे ले जाता है, आंसर आना चाहिए, मैटर करता है। ठीक है, आंसर मैटर करता है, समझ गए। तो डबल सर्किट लाइन में और कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। अच्छा, जब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे ना, तो अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ कैपेसिटेंस में क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला बदलता है, जैसे ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ऐसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदलेगा, और साथ में जो इफेक्टिव रेडियस है इसकी जगह सिंपली फिजिकल रेडियस लेना है, बाकी कैपेसिटेंस का भी सेम चलेगा। ठीक है, जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको एक बार और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा बंडल कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर किलोमीटर पर फेज ऑफ अ सिंगल सर्क्यूट यूजिंग 2 बंडल कंडक्टर पर फेज एज शोन इन दी बिलो, द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 5 सेंटीमीटर। एक बार तो देखने में लगता है डबल सर्क्यूट लाइन है, बट डबल सर्क्यूट लाइन नहीं है, एक तरह का ये है कि सिंगल सर्क्यूट लाइन है, जिसमें A फेज, B फेज और C फेज, A B और C। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन होता है, 3 फेज है ये ABC, और ये क्या है, D1 डिस्टेंस D1, D2 डिस्टेंस, और ये मैं यहां से ले लूं D3 डिस्टेंस, तो अनट्रांसपोज्ड लाइन है ना, सो नॉट अनट्रांसपोज, सॉरी, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। क्या है ये, कौन सा केस है, 3 फेज अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है। तो इसको तो बड़ी आसानी से आप कर देते कि सर इसको तो फाइंड आउट करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, 2 × 10⁻⁷ ln, है ना, थोड़ा सा इधर कर देते, ऐसा होता तो हम 2 मिनट में फाइंड आउट कर देते। सर ln अनसिमेट्रिकल डिस्टेंस आपने सिखाया था D1 D2 D3, ऐसे कर लो, क्यूबिक रूट कर लो, डिवाइडेड बाय r' डाल दो, बस खत्म कर देते, बड़ी आसानी से कर देता है। तो बस हुआ क्या है, क्वेश्चन वही का वही है, बस सिर्फ और सिर्फ अब जो कंडक्टर आपके जो सॉलिड कंडक्टर थे उसकी जगह अब बंडल कंडक्टर से, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बंडल कंडक्टर है। अब बंडल कंडक्टर है तो इसका मतलब है कि बंडल कंडक्टर की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये डिनोमिनेटर r' इज इक्विवेलेंट टू ds इज इक्विवेलेंट टू GMR, तो ये सिर्फ GMR में चेंज होगा, ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर GMD उसमें कुछ चेंज हो गया क्या, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। GMD √ D1 D2 D3, D1 D2 D3 मतलब कि 6.5 और A से लगा के C तक का 6 और 6 12 और 13 है ना, तो वो ऊपर का सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको DS निकालना पड़ेगा। और DS कैसे निकालते हैं, अभी बंडल में कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, तो 2 कंडक्टर का जो DS निकलेगा वो कैसे निकलेगा दिखा देता हूं मैं आपको। 2 कंडक्टर अगर बंडल में है तो DS निकालने का तरीका देखिएगा, ओरिजिनली बताता हूं पहले तो मैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम करंट कैरी कर रहे हैं, तो DS क्या करता है,
सेम करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कैरी करने वाले कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे इसका जो ds देखेंगे तो दो कंडक्टर है, तो हमने देखा था कि वहां पे तो मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि r डैश है ना, क्या बता दिया, r डैश इंटू डी, इस तरीके से बता दिया था। बट आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखना यहाँ पे इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अगर ए फेस का निकालेंगे तो डी ए डैश, सॉरी डी ए खुद का खुद में है ना, खुद का खुद में, फिर डी ए से ए डैश है ना, जैसा अभी पिछली बार करा था ना मैं ए और ए डैश वाला, सेम वही चीज करना है, खुद का खुद में डी ए और ए से ए डैश। अब इसके ऊपर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाओगे तो ए डैश और डी ए डैश ए। और हमें पता है कि ये दोनों का कैलकुलेशन जो है, ये दोनों कैलकुलेशन, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का कैलकुलेशन सेम आएगा, क्योंकि यहां से हमें पता है दो तीन चीजें हमको पता है कि डी ए डैश ए इक्वल टू ए डैश ये क्या है, सेम होते हैं। तो ये सेम हो गए तो कितना हो जाएगा 0.7788 और रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है क्या, रेडियस 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है ना, तो आपको काय में कन्वर्ट करना है, रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर, 10⁻⁻² लगा लेना मीटर के लिए, है ना। चलो, और अगर बाकी देखें डिस्टेंस तो ए से ए डैश बोले या फिर ए डैश से ए बोले, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, 14 10⁻²। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो ये वैसे तो फोर्थ रूट होता है, बट हम लोग क्या करेंगे चालाकी से, हमको पता है एक जैसी कैलकुलेशन हो रही है, दो का सेम पैटर्न बन रहा है, तो स्क्वायर रूट में हम लोग ले लेते हैं, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, एक बार ये ले ले, एक बार ये ले ले। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डी ए ले लो और डी ए डैश ले लो और इसको कर दो स्क्वायर रूट, दोनों कैलकुलेशन पटकना, यहाँ पे ds की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर b के लिए क्यों नहीं किया, c के लिए क्यों, एक का कर लो बाकी, क्योंकि पर फेज निकालना है, एक का कर लो, बाकी सबके लिए भी वही आएगा, है ना, इसके लिए भी वही आएगा, इसके लिए भी आएगा, फिर आप अंडर रूट करोगे तीनों का, वापस ds1 ds2 ds3 करोगे तो भी कहानी तो वही आनी है। ठीक है, क्योंकि हर एक बंडलिंग क्या होती है, तीनों फेज में बराबर की होती है, ऐसी नहीं है कि एक फेज में 2 कंडक्टर कर दिए, इसमें 3 कंडक्टर कर दिए, नहीं, बंडलिंग हमेशा जो भी बंडलिंग करेंगे हम लोग, चाहे 2 की करें, 5 की करें, 3 की करें, 7 की करें, 10 की करें, इक्वल करना है हमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो चलो बस यहाँ कैलकुलेशन अभी कर देंगे और फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपका पर फेज वाला, तो इंडक्टेंस पर फेज पर किलोमीटर निकालना है 2 × 10⁻⁷, ठीक है, ln, और ये कितना आ जाएगा 6.5 और 6 और 6 12 और 1 13 है ना, ये पूरा ओवरऑल डिस्टेंस ए से सी का डिस्टेंस, तो 6 और 6 12 और 1 13, तो 30 और क्यूबिक रूट डिवाइडेड बाय आपका ds। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन। तो इस तरीके से मैंने सारी के सारी वैल्यू लिख दी है, ds लिख दिया मीटर में है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करना। अच्छा, ये डिस्टेंस लेना है ना 40 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 10⁻², तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्यों मीटर में करना है, क्योंकि ln के टाइम पे जो अंदर है तो ऊपर भी मीटर नीचे ही मीटर, तो ये मैंने ऊपर की भी लिख दी, नीचे की वैल्यू लिख दी, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सके। और इस तरीके से आपका मिली हेनरी पर किलोमीटर में आ गया है 0.906 मिली हेनरी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो ये है बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बी आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इंडक्टेंस के सारे केसेस कवर कर लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, गेट के सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है और अब पूछा भी नहीं गया, बहुत फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है। पूरे 25-30 साल के इतिहास में उठा के देखें, एक आध बार क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा टेलीफोनिक लाइन का। तो टेलीफोनिक लाइन का मैं बता देता हूं कॉन्सेप्ट आपको, खासकर सिंगल फेस में बता देता हूं कि मान लो ये 2 कंडक्टर इस तरीके से अरेंज है ना, मान लीजिए ये 2 कंडक्टर हमारे इस तरीके से अरेंज है, ए कंडक्टर और बी कंडक्टर, है ना, सिंगल फेस की बात कर रहे हैं। और ये टेलीफोनिक लाइन है 2, T1 और T2 टेलीफोनिक लाइन दे दिया, है ना। क्योंकि देखो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ में अगर टेलीफोनिक लाइन जा रही है, अब आप बोलोगे सर मोबाइल के दौर में टेलीफोन लाइन तो वैसे ही नहीं है, टेलीफोन तो अब खत्म से ही हो गए हैं, बट बहुत बार पावर प्लांट टू पावर प्लांट बात करने के लिए, है ना, वहां पे ट्रांसमिशन लाइन में कुछ फ्री आयंस जो होते हैं उसका हम लोग कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, है ना। वो सब कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ अभी आपको है कि अगर मान लो पावर लाइन के बीच में टेलीफोनिक लाइन जाती है तो जो इंटरफेरेंस होगा उसको स्टडी करना, जो फ्लक्स लिंकेज होगा, क्योंकि टेलीफोनिक लाइन भी तो एक तरह का कंडक्टर है,
तो हम ये बोलेंगे टेलीफोनिक लाइन और हमारी पावर लाइन के बीच में फ्लक्स लिंकेज वगैरह होगा, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। तो यहां पे जैसे इंडक्टेंस L निकाला, तो अब यहां पे जो निकलेगा लिंकेज की वजह से वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं डेरिवेशन वगैरह सब कराया हूं आपको फुल कोर्स में। ठीक है, बट अभी यहां पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, अगर ये सिंगल फेज का अरेंजमेंट ऐसा आता है और ये ट्रांसपोज के लिए आता है, क्योंकि बुक्स वगैरह में देखो अनट्रांसपोज वगैरह के लिए भी दे रखा, बट उतनी जरूरत नहीं है। तो ये डिस्टेंस आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका D1 डिस्टेंस, ये हो गया आपका D2 डिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं वहां से डिस्टेंस देखूं, इसके लिए डिस्टेंस देखें तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया D1 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया D2, मतलब D2 हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर मुझे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना M, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना पड़े, तो 4 × 10⁻⁻4 ln D2 डिवाइडेड बाय D1, ये एक फॉर्मूला है, याद रख लेना। कई बार वोल्टेज भी पूछ लेते हैं, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, जैसे J⍵L होता है कि नहीं, सॉरी रिएक्टेंस इनटू करंट, पर फेज वोल्टेज पूछा है तो इसी तरीके से L की जगह हम क्या कर देंगे, यहां पे अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो J लगाने की जरूरत नहीं, ओमेगा मतलब कि 2πf म्यूचुअल इंडक्टेंस और पर फेज करंट है ना, ⍵L x × L मतलब I × R या I × X, तो यह हमारा वोल्टेज आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ भी बोल देते हैं कई बार इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे बुक्स वगैरह में कॉन्सेप्ट गिवन है, हमने भी एक डेरिवेशन करवा दिया है। वह सिचुएशन के लिए कभी आ जाए तो इस तरह के अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ऊपर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और नीचे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग किताबों में इसके, और या फिर आपके टेस्ट सीरीज में भी कई बार टेस्ट सीरीज को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, टेलीफोनिक लाइन के ऊपर और डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है ना। वैसे टेलीफोनिक लाइन इतना कंपटीशन वैसे ही टॉपिक में है, वैसे इतने कभी यहां से आ सकता है कि नहीं, पूरे ट्रांसमिशन से एक क्वेश्चन बनाना है और उसमें भी इतने सारा कंपटीशन है हर टॉपिक के बीच में, तो इन टॉपिक्स का नंबर बहुत बाद में आता है। बट फिर भी मैं इसलिए बोलूंगा कि हो सकता है एक आध नंबर में क्विक आंसर टाइप हो जाए या कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि एक नंबर में हो सकता है बहुत ही ईजी सी चीज पूछ ले और आप नहीं बना पाओ, तो मुझे भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। इसीलिए लगे हाथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया हमने। ठीक है, बहुत डिटेल वर्जन में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो एट दिस नोट हमारा यहाँ पे बंडल कंडक्टर का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है और डबल सर्किट लाइन का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और इसके साथ ही हमारा इंडक्टेंस वाला टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीटर ऑफ लाइन में रेजिस्टेंस पढ़ चुके, इंडक्टेंस पढ़ चुके, कैपेसिटेंस बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी जल्दी कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। और अब आप ये मत सोचिएगा कि जैसा इंडक्टेंस में हमने कैलकुलेशन करी ऐसे कैपेसिटेंस में जरूरत पड़ी, नहीं। इंडक्टेंस में ऑलरेडी जितनी कैलकुलेशन हम यूज करते हैं, सिमिलर कैलकुलेशन हम कैपेसिटेंस में भी यूज करते हैं, कुछ नया नहीं है एक्सेप्ट R डैश, इफेक्टिव रेडियस और फिजिकल रेडियस। बस इफेक्टिव रेडियस जो 0.7788 R लिखते हैं उसकी जगह सिंपली R लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस के साथ और बहुत अच्छे से कैपेसिटेंस को डील करेंगे। ओके, थैंक यू।